नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज आप लोगों के बीच पुनः उपस्थित हुआ हूं एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग BPSC 34.0 जो वैकेंसी आने वाली है उसी का तैयारी कर रहे हैं। तो उसी से संबंधित आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। तो इस टॉपिक में हम व्याकरण के टॉपिक को देखेंगे और समझेंगे कि इस टॉपिक पे क्या क्या बताया गया है। साथ ही इससे संबंधित जो MCQ है, जो पूछे गए हैं प्रीवियस प्रश्न, वो इसमें समाहित है। तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है क्योंकि व्याकरण के टॉपिक मजबूत होते हैं और आप जब तक इसको अच्छे से नहीं देखिएगा, समझिएगा, तब तक चीज़ें आपसे नहीं बनेगी। क्योंकि क्वालिफाई पेपर में भी और इसमें भी, चाहे आप PGT का कर रहे हो या PGT का यानी 6 से लेकर 12 तक किसी भी सब्जेक्ट का कर रहे हैं, तो ये टॉपिक देखना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और MCQ को बनाइएगा। तो चलिए देखते हैं आज के टॉपिक में क्या हम देखने वाले हैं, कौन सा टॉपिक को देखेंगे। तो आप देख रहे हैं वर्णमाला, यानी हिंदी के वर्णमाला को देखेंगे। इसमें अगर आप BPSC 34.0 के TGT PGT हिंदी विषय के किसी भी वर्ग का तैयारी कर रहे हैं या फिर क्वालिफाई पेपर का कर रहे हैं तो उसके लिए भी रामपर्द होने वाला है। क्योंकि क्वालिफाई पेपर में हिंदी वर्णमाला से भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं और TGT PGT 6 से लेकर 12 तक सभी में जो है वर्णमाला से प्रश्न रहते हैं। तो इस दृष्टि से हिंदी वर्णमाला अपने आप में एक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग वर्णमाला को विस्तार से जानेंगे कि वर्ण क्या है, ध्वनि क्या है, व्यंजन वर्ण क्या है, स्वर वर्ण क्या है, अघोष क्या है, घोष क्या है, अल्पप्राण क्या है, महाप्राण क्या है। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये 41वां लेक्चर है। इससे पहले 40 लेक्चर BPSC 4.0 के लिए करवा दिया गया है। अगर आप नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो ये जो है 41वां लेक्चर है। हम सोच रहे हैं व्याकरण का एक अलग लेक्चर बना दें, प्रीवियस प्रेरिस्ट और साहित्य का एक अलग रहेगा। तो ये 41वां लेक्चर है और ये हिंदी व्याकरण को आज शुरू कर रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग एक एक टॉपिक को देखते जाएंगे। तो अगर आप हिंदी से संबंधित कोई भी स्टेट का PGT TGT स्टेट या फिर TGT स्टेट या EMRS KVS कोई भी हिंदी से संबंधित तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी व्याकरण के प्रश्न हैं तो वर्णमाला से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना है और MCQ को देखना है कि कैसे प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को हूबहू मिलते रहेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप BPSC 34.0 TGT PGT किसी का भी नोट्स और प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट ये सब पाना चाहते हैं हिंदी का 80 नंबर का, तो मेरे नंबर 72 61 81 53 07 पे 249 रुपया पेमेंट कीजिए किसी भी माध्यम से, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको जो है PDF उपलब्ध करवा देंगे। ए स्टेट के लिए आपको 199 रुपया पेमेंट करना है। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के टॉपिक को देखते हैं, समझते हैं और इससे संबंधित जो MCQ है उसको देखेंगे। क्योंकि MCQ देखने से पता चलता है कैसे प्रश्न पूछा जाता है। और जैसा कि आपको पता है कि सेट जो 4 था, 10 प्रश्नों का जो सेट चल रहा है, आपको ऑनलाइन बनाने के लिए दिया गया है। तो टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे, फेसबुक चैनल पे सभी जगह भेजा हुआ है। आज सुबह भेजा गया था। अगर आप नहीं बनाए हैं तो वहां से जा कर के बना सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी जगह का लिंक दिया हुआ है, कहीं से भी जुड़िए और सेट को बनाइए। क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न आज दिया गया है। 10 प्रश्न में जब 10 जिसका सही होगा समझिए उनका तैयारी लगभग 100% सही है, और 10 में जिसका 10 नहीं सही होगा तो समझ जाइए कि आपका थोड़ा सा कमी है, उसको पूरा करना है। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के जो टॉपिक है उसको समझते हैं और MCQ को देखते हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अंत में आपका 15 MCQ में कितना सही होता है हमें कमेंट करके भी बताइएगा। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे वर्ण व ध्वनि है,
यानी वर्ण और ध्वनि को इसमें हम लोग देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है वर्ण को ही ध्वनि बोला गया है, यानी ये एक प्रतीक चिन्ह के रूप में देखा जाता है। और हिंदी लिखने का सबसे जो है शुरुआत माध्यम जो होता है वर्ण से ही शब्द बनते हैं, शब्द से पद बनते हैं, पद से वाक्य बनते हैं और वाक्य से जो है गद्यांश बनते हैं। तो इस तरह जो है एक प्रक्रिया चलता है। तो इन सारी चीज़ों को प्रश्नों में भी देखेंगे, यहाँ भी देखेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब देखिए हम लोग देखते हैं बारीकी से। तो ध्वनि शब्दों की आधारशिला है जिसके बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती है। आ, हर्षे, दुर्गी आदि जब मनुष्य, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, मनुष्य की वाग इंद्रियां द्वारा व्यक्त होते हैं तब ये ध्वनियाँ कहलाती है। इनके लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। यानी मुंह से जो आवाज़ निकलता है वर्ण के रूप में, तो वो जो है ध्वनि है। और उसको जब लिखित रूप में जब हम प्रयोग करते हैं, दिखाते हैं कि क का क्या एक लिपि चिन्ह होगा, तो उसे जो है वर्ण कहा जाता है। और वर्ण को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। यानी वर्ण को ही ध्वनि चिन्ह कहते हैं। हर एक ध्वनि की अपनी एक चिन्ह होती है। तो हिंदी की सबसे छोटी अवस्था वर्ण कहलाती है, यानी शुरुआत अवस्था वर्ण कहलाती है। तो इतना तो समझ में आ गया कि वर्ण क्या है, ध्वनि क्या है। अब जो है हम लोग वर्ण के बारे में पढ़ते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो, जैसे अ, दीर्घई, व, च, क इत्यादि। पानी शब्द की दो ध्वनियां हैं, प और नी। इनके भी चार खंड हैं, जैसे आधा प और आ की मात्रा आई, आधा न और ई की मात्रा आई है। तो इसके बाद इन चार ध्वनियों को टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसीलिए मूल ध्वनियां वर्ण या अक्षर होते हैं। अब देखिए अक्षर शब्द का भी आया है, तो वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है। यानी जहाँ अक्षर होगा उसे वर्ण भी कहा जाएगा, वर्ण को अक्षर कहा जाता है। दूसरे शब्द में वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण हमारी उच्चरित भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई होती है। अब आपको पूछेगा कि वाणी की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वर्ण है या अक्षर है। इन्हीं इकाइयों को मिलाकर शब्द समूह और वाक्यों की रचना होती है। मूलतः हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी बातें निकल कर आई कि हिंदी में जो मुख्यतः है वो 52 वर्ण हैं, यानी मुख्यतः 52 वर्ण होते हैं। लिखित रूप से 52 होते हैं और मौखिक रूप से जो है 45 वर्णों की जो है प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्ण के जो है दो प्रकार होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब जो है हम लोग बारी बारी से इसको पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक बहुत गंभीर है, आप अच्छे से इसको समझिएगा तभी ये पता चल पाएगा। तो देखिए स्वर वर्ण को हम लोग देखते हैं। तो स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है। इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। ये सभी स्वतंत्र हैं। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है, पर कोई कोई विद्वान अन और अह को जोड़कर इसकी संख्या 13 भी मानते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि समानता हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 और अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, तो 13 हो सकते हैं, कुछ विद्वानों ने माना है। तो जिसकी सहायता दूसरे वर्णों की सहायता से नहीं, स्वरों की सहायता से हो, तो उसे जो है स्वर वर्ण कहा जाता है। अब इसके जो है देखते हैं कि भेद क्या है। तो उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के अनुसार स्वरों के 3 भेद होते हैं। उत्पत्ति के अनुसार स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। मूल स्वर को ही ह्रस्व स्वर बोला जाता है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जिन स्वरों की उत्पत्ति किन्हीं दूसरे स्वरों से नहीं हो, इसे मूल स्वर भी कहते हैं, अर्थात अ, ई, उ, री मूल स्वर हैं। तो ये सारे मूल स्वर हैं। अब यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन जो है ह्रस्व स्वर है या मूल स्वर है, तो आपको बताना होगा कि ये चारों जो है मूल स्वर हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद जो है आता है दीर्घ स्वर। तो किसी एक मूल स्वर में उसी मूल स्वर के मिलाने से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अर्थात जैसे अ और आ मिला, 2 मात्रा मिला तो आ हो गया। ई मिला तो बड़ी ई होगी,
ऊ और ऊ मिला तो बड़ी ऊ हो गया। तो ये तीनों जो हैं दीर्घ स्वर हैं। अब यहाँ तक तो कंफर्म हो गया कि ये जो है दीर्घ स्वर है। ये हम लोग उत्पत्ति के आधार पे देख रहे हैं। उसके बाद होता है संयुक्त स्वर, यानी उत्पत्ति के आधार पे संयुक्त स्वर होता है। तो भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। अर्थात जैसे अ और ई मिला तो ए बन गया, आ और ए मिला तो ए बन गया, अ और ऊ मिला तो ओ, अ और ओ मिला तो औ। तो ये जो है चारों संयुक्त स्वर हैं। तो 4 3 7 7 4 11 मूलतः हिंदी में 11 स्वर वर्ण है। अब देखिए आगे बढ़ता है। तो यहाँ देखिए मुख विवर के खुलने के आधार पे स्वर ध्वनियाँ 4 प्रकार के होते हैं। यानी मुख जब खुलता है तो उसके अनुसार जो स्वर हैं उसके 4 भेद होते हैं। तो पहला है विवृत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उसे विवृत स्वर कहा जाता है। अर्थात आप पूरे मुंह को खोलते हैं। उसके बाद आता है अर्धविवृत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है उसे अर्धविवृत स्वर कहा जाता है। अर्थात जैसे अ, ए, ओ। तो ये जो है तीनों अर्धविवृत स्वर है। तो हम सोचते हैं कि व्याकरण का एक जो है कंपोज करके किताब बनाया जाए। तो आप लोग व्याकरण दिए हैं तो ठीक है, नहीं दिए हैं तो टैग में दिया हुआ है वासुदेव प्रसाद का, वहाँ से दे सकते हैं। या फिर कुछ दिन रुकिएगा, 1-2 महीना, तो 1 महीना जब तक वैकेंसी नहीं आता है तो हिंदी का जो व्याकरण का बुक है हम खुद जो है अच्छे से तैयार कर रहे हैं। तो आगे जो है आपकी मर्जी जिस तरीक़ा से है जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को कर सकते हैं। आगे जो है समविवृत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है उसे समवृत स्वर कहा जाता है। अर्थात ई, ऊ। ये जो चारों हैं समवृत स्वर है। अर्धसमवृत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण मुख द्वार आधा बंद रहता है उसे अर्ध समवृत स्वर कहा जाता है। अर्थात जैसे ए और ओ। तो ये जो हो गया मुख विवर खुलने के अनुसार है। अब आगे बढ़ते हैं। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। यानी जीभ जब उठता है, आगे निकलता है, तो ये जो है इसके अनुसार 3 भाग होते हैं, 3 भेद होते हैं। तो अग्र स्वर है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। जैसे ई, ए। ये चारों जो है अग्र स्वर हैं। मध्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। जैसे अ, यानी निचला हिस्सा काम करता है। पार्श्व या पार्श्व स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पार्श्व यानी पिछला हिस्सा काम करता है उसे पार्श्व स्वर कहा जाता है। अर्थात जैसे आ, उ, ओ, औ। तो ये जो है पार्श्व स्वर की श्रेणी में आता है। तो आपको इतना ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पे तो अब जो है हम लोग मात्रा यानी उच्चारण के अनुसार देखते हैं। और सभी जगह जो है उच्चारण के अनुसार ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो उच्चारण का जो है ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उच्चारण के अनुसार स्वर वर्ण के जो भेद हैं वो 3 होते हैं। यहाँ देखिए दिया हुआ है, बारी बारी से हम लोग देखेंगे। आधार पर स्वर वर्ण के भेद हैं तो 3 भेद होते हैं, आपको यहाँ देखना है। पहला है ह्रस्व स्वर। तो जिनके उच्चारण में कम समय यानी 1 मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है। इसे लघु स्वर भी कहा जाता है। अर्थात जैसे अ, ई, उ और री। तो ह्रस्व स्वर ये जो चारों हैं ह्रस्व स्वर हैं। यानी हमेशा प्रश्न पूछेगा इसमें से ह्रस्व स्वर कौन है। तो ह्रस्व स्वर जो है अ, ई, उ, री, ये चारों ह्रस्व स्वर हैं। अब जो है दीर्घ स्वर आता है। तो दीर्घ स्वर उसे कहते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, यानी 2 मात्रा का समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। इसे गुरु स्वर भी कहा जाता है। अर्थात जैसे आ, बड़ी ई, बड़ी यू, ए, ओ, औ। तो ये जो हैं आपको देख रहे हैं। तो ये जो हैं 7 आपको दीर्घ स्वर की श्रेणी में आते हैं। यानी ये सारे जो हैं दीर्घ स्वर है। उसके बाद आता है परुत स्वर। परुत स्वर का जो है कहीं कहीं चर्चा नहीं होता है, लेकिन इसके बारे में प्रश्न बीपीएससी में देखा गया था, इसलिए परुत स्वर को भी हम लोग देखते हैं। इसका अर्थ है रक्षरता हुआ, यानी आगे की ओर जो है बढ़ता हुआ। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक यानी 3 मात्रा का समय लगता है उसे जो है हम लोग
परुत स्वर कहते हैं। इसका प्रयोग रोने, गाने तथा नाटक के संवादों में किया जाता है, अर्थात जैसे ओम में ये जो है आया है चिन्ह 5 जैसा देखें तो ये जो है परुत स्वर हो। तो जैसे आप लोग गाना गाते हैं रेख जब टानते हैं तो वहाँ परुत स्वर आ जाता है, यानी किसी भी चीज़ को जब जोर देकर बोलते हैं, एक ध्वनि के साथ जो है अपना राग को टांगते हैं तो वहाँ जो है परुत स्वर आपको दिखाई देता है। तो ये जो है स्वर के भिन्न थे। अब जो है जाति के आधार पे देखते हैं, तो जाति के आधार पे भी इसका 2 भेद होते हैं, सजातीय स्वर यानी स्वर्ण और विजातीय यानी अस्वर्ण। तो सजातीय को देखते हैं, समान स्थान और प्रयत्न से उत्पन्न होने वाले स्वर को सजातीय स्वर कहते हैं। इसे स्वर्ण भी कहा जाता है और इसे जो है अर्थात अ आ ई उ ये जो है समान आप देख रहे हैं कि तो ये सजातीय एक तरह के जाति हैं, सिर्फ बड़ी और छोटी मात्रा का अंतर है। अब देखिए विजातीय है, अस्वर्ण है। तो जिन स्वरों के स्थान और प्रयत्न एक से अधिक से नहीं होते विजातीय कहते हैं। इसे अस्वर्ण भी कहा जाता है, इसे गुरु स्वर भी कहा जाता है, जैसे ए ओ औ। तो ये जो है गुरु स्वर है, तो विजातीय को गुरु स्वर भी कहा जाता है, यहाँ आप देख रहे हैं। तो हम लोगों ने स्वर को देखा समझा, अब जो है व्यंजन को देखेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे ढंग से आपको एक एक चीज़ों को पढ़ाया जाए, और कहाँ तक है कोशिश मेरा सही है ये आप खुद बताइएगा, आपकी तैयारी बताएगा। तो व्यंजन वर्ण को देखते हैं। तो व्यंजन वर्ण वे हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है, यानी अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। जैसे क में अ की मात्रा है, ख में देखिए आधा ख और अ की मात्रा है। तो व्यंजन वर्ण स्वर पर आश्रित होता है। इसकी मुख्य संख्या जो है 33 है। अब आपको पूछा जाएगा कि व्यंजनों की समानता की संख्या कितनी है, तो 33 मानी जाती है, लेकिन सारे व्यंजन को जोड़ने पर इसकी संख्या जो है 39 हो जाती है। यानी सब समानता व्यंजन वर्ण जो है 33 हैं, और मानक हिंदी जो निर्देशालय वहाँ 35 माना गया है, लेकिन जो सभी व्यंजनों को जोड़ दिया जाता है तो इसकी संख्या 39 हो जाती है। तो आप विकल्प के अनुसार बनाइएगा। समानता पूछेगा तो 33 और अधिक पूछेगा तो 39। इनकी निम्नलिखित श्रेणियाँ हैं, जैसे स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। तो ये जो है 25 है, और ये 4 है, और ये 4 है, तो मिला करके आप 33 हो जाता है। कहीं कहीं जो है संयुक्त व्यंजन को जोड़ करके इसमें 4 बढ़ा दिया था तो 37 हो जाता है, और 2 और इसमें जोड़ते हैं तो 39 हो जाते हैं। तो इस तरीक़ा से आप देख सकते हैं। तो हम लोग जो है बारी बारी से समझेंगे। तो स्पर्श व्यंजन को पहले देखते हैं। तो ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं। इसी से इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन है, आप देख रहे हैं कवर्ग क ख ग घ घ कर्ण से उच्चारण होता है। चवर्ग च छ ज झ ञ तालु से उच्चारण होता है। टवर्ग ट ठ ड ढ न मूर्धा से होता है। तवर्ग त थ ध ध न दंत से होता है। पवर्ग प फ ब भ म ओष्ठ से होता है। तो ये जो है 25 हैं स्पर्श व्यंजन। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, अंतस्थ व्यंजन को देखते हैं। तो अंतअस्थ व्यंजन, इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। अतः ये चारों अंतस्थ व्यंजन अर्धस्वर कहलाते हैं। यानी अंतअस्थ व्यंजन को ही अर्धस्वर भी कहा जाता है। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि कौन से व्यंजन को जो है अर्धस्वर भी कहा जाता है, तो अंतअस्थ व्यंजन को भी अर्धस्वर कहा जाता है। इसका ये जो है य र व, तो ये जो है 4 अंतअस्थ व्यंजन हैं, आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ हम जो भी दे रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण आपको नोट्स पढ़ाया जा रहा है। हमें नहीं लगता कहीं भी इतनी अच्छी तरीक़ा से व्याकरण जो वर्णमाला है उसको समझाया गया होगा अच्छे तरीक़ा से। अब जो है हम लोग ऊष्म व्यंजन को देखते हैं। तो इसका उच्चारण एक प्रकार के रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा वायु से होता है। इसे संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन 4 हैं। अब आपको बोलेगा कि संघर्षी, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, संघर्षी व्यंजन किसे कहा जाता है, तो उस व्यंजन को कहा जाता है, आप ध्यान में रखिएगा। तो त्राबिसा, मूर्धन्यसा, दंडसा और ह, ये चारों जो हैं स्पर्श या ऊष्म व्यंजन हैं।
तो आपको ये इतनी बात ध्यान में रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अल्पप्राण और महाप्राण। तो अल्पप्राण उच्चारण में श्वास की मात्रा या वायु प्रक्षेप या निश्चित वायु की दृष्टि से वर्णों को दो भागों में विभाग किया गया है, अल्पप्राण और महाप्राण। यानी वायु निकलने के अनुसार जो है व्यंजन को दो भागों में बांटा गया है, आप देख सकते हैं। अब देखिए हम लोग देखते हैं अल्पप्राण को। तो जिनके उच्चारण में श्वास अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हकार जैसी ध्वनियाँ नहीं होती है उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। स्वरों के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ग का पहरा, देखिए ये व्यंजन सिर्फ नहीं है, वर्णों को भेद किया गया। आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ वर्णों के दो भेद होते हैं, यानी उच्चारण में श्वास की मात्रा के अनुसार वर्णों के दो भेद है। तो पूरे जो स्वर हैं वो अल्पप्राण हैं और वर्ग का पहला, तीसरा और पंचमा अल्पप्राण में आते हैं, जैसे क, ग, अंग, च, ज, य, ट, ड, न, त, द, न, प, ब, म और अंतअस्त भी अल्पप्राण है, यानी य, र, र, व, ये जो चारों हैं ये भी अल्पप्राण हैं। अब आपको यहाँ से पूछेगा निम्न में से कौन जो है अल्पप्राण है, निम्न में से कौन जो है अल्पप्राण की श्रेणी में आते हैं, तो आपको यहाँ बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है महाप्राण। तो जिसके उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में निकले और जिनमें हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है और श्वास अधिक मात्रा में निकलती है, तो उसे जो है हम लोग महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण जो है महाप्राण है, जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ और पुष्प व्यंजन यानी त्राबिसा, मूर्धन्यसा, दंडसा और ह, ये भी महाप्राण में आते हैं। तो अल्पप्राण महाप्राण को हम लोगों ने देखा। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बाह्य प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भी दो भेद होते हैं, यानी बाह्य प्रयत्न के अनुसार वर्ण के दो भेद होते हैं। तो ये जो दो भेद हैं वो हैं घोष और अघोष। तो घोष व्यंजन और घोष व्यंजन, तो यहाँ से भी प्रश्न आपको पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग घोष को देखते हैं। तो नाद की दृष्टि से जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंतुयाँ झंकृत होती हो तो वे घोष कहलाते हैं, अर्थात प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सारे स्वर और य, र, व और ह घोष है। तो ये जो हैं घोष की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो अघोष में आते हैं। तो नाद की दृष्टि से जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंतुयाँ झंकृत ना हो उसे अघोष कहा जाता है, अर्थात प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, पहला और दूसरा, यहाँ क्या था तीसरा, चौथा, पांचवा घोष, और यहाँ पहला और दूसरा है। और देखिए यहाँ त्राबिसा, मूर्धन्यसा, दंडसा और विसर्ग जिससे बोलता है, तो विसर्ग जो है अघोष है। अब आपको पूछ देगा इनमें से कौन घोष है, कौन अघोष है, कौन अल्पप्राण है, कौन महाप्राण है, कौन अंतस्थ है, कौन उष्म है। तो आपको हमें नहीं लगता कि यहाँ से प्रश्न छूटना चाहिए। तो आप लोग इसको 2-3 बार 4 बार देखिए तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। और जितने भी हम अच्छे तरीके से कोशिश कर रहे हैं व्याकरण को बताएं, कहीं कोई कमी है तो उसको किताब जब छपेगा तो हम कहीं ना कहीं उसको सुधार करेंगे और कुछ चीज़ें जो है किताब जैसे चीज़ें को जोड़ेंगे जो समझने में आपको दुविधा ना हो। तो आप इसको जो है अच्छे से देखिएगा। और कोई भी प्रैक्टिस सेट जो दिया गया है 29 प्रैक्टिस सेट करवाया गया है और 9 जो है प्रीवियस सेट करवाया गया है, उसे 4-5 बार आप लोग ज़रूर बनाइए, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको फंसेंगे डायरेक्ट। तो उसको जितना ज़्यादा बनाइएगा आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वर्णों का उच्चारण और वर्गीकरण को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले कंठ वर्ण है, तो जिनका उच्चारण कंठ से होता है, अर्थात कवर्ग पूरा, अ और आ और ह और विसर्ग, ये सारे जो हैं कवर्ग हैं। यानी पूछेगा ह का उच्चारण क्या है, तो कंठ है, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद तरव्य है, यानी जिनका उच्चारण तालु से होता है, तो चवर्ग पूरा और ई और बड़ी मात्रा ई और तराबिसा, तो ये जो है तालु से उच्चारण होता है, तारव्य है। अब जो है मूर्धा से उच्चारण होता है, मूर्धन्य वर्ण है। तो मूर्धन्य में टवर्ग पूरा और र और मूर्धन्य सा, इसलिए मूर्धा से उच्चारण होता है तो मूर्धन्य सा इसे बोला जाता है। आगे जब बढ़ते हैं तो दंत है, तो पूरा जो है तवर्ग और
र और दंटसा जो है दंत वर्ण है। उसके बाद ओष्ठ है तो पूरा पवर्ग और उ ये जो है दोनों ओष्ठ है। अब देखिए कंठ तारव्य है तो कंठ और तारु जब दोनों मिलकर के जिसका उच्चारण होता है उसे कंठ तारव्य वर्ण कहते हैं। और ये है ए। आप खूब उच्चारण करके देखिए। अब देखिए कंठोष्ठ है तो कंठ और ओष्ठ से जिसका उच्चारण होता है अर्थात ओ और अ ये जो है कंठोष्ठ हैं। अब देखिए दंतोष्ठ हैं तो जिनका उच्चारण दांत और ओठों से होता है यानी व, तो ये जो है दंतोष्ठ है। अब देखिए आता है अंत में अनुनासिक तो जिसका उच्चारण मुख और नाक से होता है उसे अनुनासिक कहा जाता है। और प्रत्येक वर्ग का जो है 5वां वर्ण अनुनासिक होता है और अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या जो 52 हम बताए हैं तो कैसे होता है। तो यहाँ देखिए स्वर वर्ण 11 है, स्पर्श व्यंजन जो कवर्ग से लेकर पवर्ग तक है 25 है, अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, उसमें व्यंजन 4 हैं और संयुक्त व्यंजन जो है वो 4 होते हैं। ढ और ढ जो ये इस प्रकार से आता है ये 2 हैं, विसर्ग 1 है, अनुस्वार 1 है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखिएगा तो ये हो जाते हैं 52। तो हिंदी में जो है 52 वर्णों को जो है जगह दिया गया है, 52 वर्ण होते हैं जो आप यहाँ देख रहे हैं। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ एक पॉइंट वहाँ पिछले में देखे थे कि संयुक्त व्यंजन का चर्चा हुआ था तो जिनका खंड किया जा सके और जो वर्णों के मेल से यानी जो व्यंजनों के मेल से बना हो उसे व्यंजन को जो है संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी दोनों वर्ण हैं तो संयुक्त व्यंजन इसलिए बनते हैं कि ये दोनों तो जो है व्यंजन के सहयोग से है। जैसे आप देखिए क भी एक व्यंजन है, मूर्धन्य स भी व्यंजन है तो दोनों मिलकर के छ का निर्माण किया। अब यहाँ देखिए त है आधा और र है दोनों मिलकर तरा का निर्माण किया। आधा ज और यहाँ मिलकर के जो है ज्ञा का निर्माण किया। तरावी स आधा और र मिलकर के सरा का निर्माण किया। तो ये जो चारों हैं संयुक्त व्यंजन में आते हैं। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः 11 स्वर और 35 व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है। अब यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि निदेशालय ने कितनी माने, तो 11 स्वर और 35 व्यंजन। ऐसे वर्ण जिनमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें अयोगवाह वर्ण कहते हैं, अर्थात अन और आह जो है अयोगवाह है। तो 11 और 2 जुड़ता है तो 13 हो जाता है इधर, और उधर 39 में अगर ये जुड़ जाता है तो ये 41 हो जाता है, उधर 11 हो जाता है। तो कैसे भी कीजिएगा 52 वर्ण ही होते हैं। अनुनासिक व्यंजन की संख्या 5 माना जाता है। अनुस्वार वास्तव में नासिक की व्यंजन यानी 5वां अक्षर का प्रतिनिधित्व करता है। पर्यटन के आधार पर जो व्यंजनों के भेद होते हैं तो स्पर्श संघर्षी, नासिक के पार्श्व उत्सित परकंपी और संघर्षहीन सब प्रवाह जो है ये पर्यटन के आधार पे भेद है। आगे बढ़ते हैं तो धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या जो माने हैं वो 52 माने हैं, 13 स्वर और 29 व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। र एक जो है परकंपी या रुंठित, ढ और ढ जो है को उत्क्षिप्त और र को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। कामता प्रसाद गुरु ने वर्णों की संख्या 46 माना है तथा भोराताप तिवारी ने 53 माने हैं। तो ये जो है आपको पूरा वर्णमाला था जिसको हम बहुत हद तक कोशिश किए हैं आपको क्लियर कर दें, क्लियर तरीका से बताएं। तो हमें लगता है कि आप इसको अच्छे से देखिएगा तो हमें नहीं लगता कि वर्णमाला से आपका कोई भी प्रश्न छूटेगा, और इतना बेहतर शायद ही कहीं आप देखिएगा। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं इससे संबंधित जो MCQ है उसको। तो देखिए पूछ रहा है य र व जो है व्यंजनों को कहते हैं तो क्या कहते हैं। तो ऊपर आप लोग पढ़े थे ये चारों जो हैं अंतस्थ व्यंजन हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प ख हो जाएगा। आप खुद बनाते चले जाइएगा। हिंदी में अनुनासिक व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या 5 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संघर्ष स्पर्शी व्यंजन ध्वनि कौन सी है, तो संघर्ष स्पर्शी व्यंजन जो ध्वनि है वो झ हो जाएगा, विकल्प ग है। तो ऐसा प्रश्न बहुत कम देखने को मिलेंगे। निम्न में कौन जो है संयुक्त व्यंजन है, तो संयुक्त व्यंजन आप लोग देखे थे कि छ, तर, ज्ञ और एक और आया था
जो है स्र आया था। तो ये चारों जो है संयुक्त व्यंजन है, तो विकल्प घ हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या जो है 33 मानी जाती है, विकल्प ख सही हो जाएगा। और अधिकतम कितनी है? तो 39 मानी जाती है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? तो आपको हम भाषा निर्माण के लिए बताए थे कि सबसे पहले ध्वनि आएगा, ध्वनि से जो है मिलकर के शब्द का निर्माण होता है, शब्द से वाक्य का, पद का, और पद से वाक्य का, और वाक्य से जो है गद्यांश का निर्माण होता है। तो विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या जो है 11 मानी जाती है, विकल्प ख सही हो जाएगा। और अधिकतम जो है 13 होती है, ये ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में कौन जो है पार्श्व स्वर है? तो निम्नलिखित में कौन जो है पार्श्व स्वर है? तो आ जो है पार्श्व स्वर की श्रेणी में आता है, विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अनुनासिक व्यंजन होते हैं, तो वर्ग के पर जो है पंचमा अक्षर जो है अनुनासिक व्यंजन होते हैं, विकल्प ग सही हो जाएगा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो सार्थक लघुत्तम इकाई जो है वो शब्द कहलाता है, विकल्प क सही हो जाएगा। सार्थक लघुत्तम इकाई, तो लघुत्तम इकाई जो वर्ण है, तो वर्ण किसी मेल से नहीं बनता, वर्ण तो खुद में है, लेकिन जब सार्थक वर्ण जब मिलते हैं तो शब्द का निर्माण करते हैं, तो विकल्प क सही हो जाएगा। और यहाँ हम वही प्रश्न बता रहे हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, वही प्रश्नों को यहाँ समाहित किया गया है। यानी ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, तभी यहाँ हम आपको बता रहे हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। य र व किस तरह की ध्वनियाँ हैं? तो ये जो है अंतःस्थ जो ध्वनियाँ हैं, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन नहीं है, तो कौन जो है नासिक व्यंजन नहीं है? तो आप देख रहे हैं या जो है नासिक व्यंजन नहीं है, और बाकी 9 और पंचमा अक्षर है तो नासिक है, तो विकल्प क सही हो जाएगा। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो उसे जो है प्रयुक्त स्वर कहा जाता है, विकल्प ख सही हो जाएगा। ये जो है बीपीएससी जो है उसमें प्रश्न पूछा गया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उसमें व्यंजन नहीं है, तो कौन जो है उसमें व्यंजन नहीं है? तो तराबिसा, मूर्धन्य दंडसा और ह और मूर्धन्य सा, ये जो है उसमें व्यंजन है और नहीं पूछ रहा है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, विकल्प अंगो सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से कौन जो है परकंपी व्यंजन है? तो परकंपी व्यंजन के बारे में पढ़ाया गया था कि र जो है परकंपी व्यंजन है, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। तो आज मैंने आप लोगों को हिंदी वर्णमाला का बताया है, अच्छे तरीक़ा से बताने का प्रयास किया है, तो हमें पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप इसे 1-2 बार 3 बार देख लीजिएगा और जो है खुद सेट में बनाइएगा, तो आपसे ये सारे प्रश्न बनने लगेंगे। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे तो संधि वाले चैप्टर को पढ़ेंगे, उसको भी बहुत अच्छे तरीक़ा से बताया जाएगा। तो हमने कोशिश किया है कि आपको जितना सरल तरीक़ों से बताएं, क्योंकि व्याकरण आप किसी का भी उठाइएगा तो कुछ कुछ उलझ जाइएगा आप, क्योंकि बहुत जटिल तरीक़ा से दिया हुआ है। और यहाँ जो हम सरल शब्दों में बताने का प्रयास किए हैं, बाकी कुछ कमियाँ रही होगी तो हमें पता है कि हर एक कोई पूर्ण नहीं होता, बस हम एक प्रयास कर रहे हैं आपकी सफलता की, और आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट को जितना ज़्यादा बनाइए उतना अच्छा है, क्योंकि आप लोग जब 10 प्रश्न दिया जाता है ऑनलाइन सेट में, तो उसमें बहुत प्रश्न आप लोग जानते हुए भी गलत कर देते हैं, क्योंकि आप सही से अध्ययन नहीं करते हैं। तो 4-5 बार आप जब तक नहीं बनाइएगा तो चीज़ें स्पष्ट नहीं होगी। तो आप इसको कीजिए और हिंदी जंक्शन चैनल पे अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। 4000 प्लस बच्चों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, आगे आपका नंबर है, आप भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको बीपीएससी हिंदी से संबंधित नोट्स प्रैक्टिस सेट चाहिए तो मेरे नंबर 72 61 81 53 07, इस पे 249 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम आदि करके भेज सकते हैं, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें इसी नंबर पे भेज दीजिएगा। तो हम इधर से आपको पीडीएफ 25 प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस सेट उपलब्ध करवा देंगे। और ए स्टेट के लिए 199 रुपया, और जो क्वालिफाई पेपर 22 नंबर पूछा जाता है उसका अलग से प्रैक्टिस सेट चलेगा, और जो है प्रैक्टिस सेट चलेगा तो उसमें जुड़िएगा, और वहाँ जो है बारीकी से एक एक चीज़ों को भी बताया जाएगा। तो आप लोग उसको देखिएगा। प्रैक्टिस सेट उसको लगभग हम 100 करेंगे, यानी उसमें लगभग 100 प्रैक्टिस सेट क्वालिफाई पेपर का हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग वहाँ जुड़ करके उसको भी देखिएगा, होने के बाद हो सकता है वो स्टार्ट हो जाए, और बाकी आपका क्लास जो है चलता रहेगा। और हम कोशिश करेंगे कि पूरा अप्रैल में आपका व्याकरण ख़त्म कर दें,
अब जो है व्याकरण का हर एक टॉपिक देखते चले जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि स्टार्ट हो गया है तो धीरे धीरे देखेंगे और बाकी जो है चीज़ें चलती रहेगी। तो मेरे साथ इतना देर तक अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यूँ ही जो है चैनल पे बने रहें, अपनी तैयारी को बेहतर करते रहें। हिंदी जंक्शन आपकी सफलता की हर्षक प्रयास और कामना करती है, क्योंकि आपकी सफलता से ही हिंदी जंक्शन आगे बढ़ रही है। आपका प्यार सहयोग ऐसा ही बना रहे, बस यही उम्मीद के साथ हम आपके समक्ष चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं और आपको जो है एक सही मार्गदर्शन देने का प्रयास मात्र जो है मेरा कोशिश है। आगे आपकी मर्जी है कि आप इस चैनल को कितना आगे तक लेकर जाते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। तो अगले वीडियो में हम आपके सामने रूबरू होंगे नए चीज़ों के साथ। तो आपके लिए बस इतना ही। जय हिंद।